प्यारे भैया बहनों, आज इस लेसन का अंतिम अंश जिसके संदर्भ में मैं चर्चा करूँगा, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग के रूप में राजनीतिक सामाजिक समन्वय तथा दबाव समूह का प्रभाव। दूसरा, सत्ता में दबाव समूह का ये प्रभाव, ये दो बिंदु, सत्ता का बंटवारा और सत्ता में दबाव समूह का प्रभाव, ये दो बिंदुओं के रूप में आपको अध्ययन करना है। सत्ता का राजनीतिक साझेदारी का तात्पर्य है कि व्यक्ति से या व्यक्ति समूह से परिवार की संरचना और परिवारों के संयोजन से समाज का निर्माण होता है। यानी एक व्यक्ति नागरिक इस नाते उसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक की परिकल्पना संजोकर ये सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, आर्थिक हों, इन सभी पक्षों का विचार करके वे अधिकार और ऐसे आयाम जिसमें वो अपनी भूमिका को निभा सके, ऐसी व्यवस्थाएं दी। तथापि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो अलग अलग लोकतंत्र की व्यवस्था कमोवेश कुछ भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन उसका जो मूलभूत तत्व है समन्वय, तो उसे करना ही होता है। तो समन्वय का तात्पर्य यानी व्यक्ति का महत्व, उसकी भूमिका, उसका योगदान, यानी वह उस समाज का, उस राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण पर्सन इस नाते अपनी अनुभूति करता हो, और अनुभूति ही नहीं तो वो अपने विभिन्न अधिकारों को प्राप्त करता हो और कर्तव्यों से भी वो अभिभूत हो। तो राजनीतिक सत्ता की साझेदारी के रूप में चुनाव में मतदान में भाग लेना और चुनाव लड़ना, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दलों का निर्माण करना, उन दलों का अपना मैनिफेस्टो तैयार करना और उसके आधार पर संगठन खड़ा करना, संगठन का व्याप बढ़ाना, उससे लोगों को जोड़ना, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के बाद प्रत्यक्ष सत्ता में भागीदारी करना, यह निचले स्तर पर भी और ऊपरी स्तर पर भी। कहने का मतलब ग्रामीण नगरीय जीवन से लेकर राज्य और राष्ट्रीय जीवन तक उसकी अपनी ये भूमिका, ये राजनीतिक साझेदारी से कहा जा सकता है। ये हमको अधिकार मिला है। सामाजिक समन्वय के रूप में साझेदारी, समाज में हर वर्ग, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, जातीय दृष्टि से हो, क्षेत्रीय दृष्टि से हो, शैक्षिक दृष्टि से हो, इन तमाम दृष्टियों को ध्यान में रख करके उसको उसमें समाविष्ट करने का ऐसा अपना प्रयास, इसको कह सकते हैं सामाजिक समन्वय, सत्ता की साझेदारी में। तो इस प्रकार से दूसरा, दबाव समूह। तो दबाव समूह सत्ता में, इसके लिए कई ऐसे, जैसे दलों के रूप में प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता के रूप में एक दबाव समूह काम करता है। हम कोई राजनीतिक दल हैं या उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा के हम वाहक हैं, उस विचारधारा के हम पोषक हैं। इसी प्रकार दूसरा भी, उसकी अपनी कोई विचारधारा राजनीतिक अलग हो सकती है, उसका अपना संगठन अलग हो सकता है। फिर उस वैचारिक संगठन का राजनीतिक दबाव
वो गवर्नमेंट पर और समाज में राजनीतिक वातावरण बनाने के लिए वो तमामों कार्यक्रमों का आयोजन करता है। उस आयोजन के माध्यम से अपने राजनीतिक विचार का वह प्रसार करता है। इस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा के रूप में राजनीतिक यानी दबाव समूह ये काम करता है। दूसरा, हमने अनुभव किया होगा, हम सब समाज के लोग हैं, समाज के बीच रहते हैं, इसलिए कुछ कमोवेश हम सबको कुछ ना कुछ अनुभव प्रत्यक्ष रूप में है। दूसरा, व्यापारी वर्ग है, कोई शिक्षक वर्ग है यानी बुद्धिजीवी वर्ग है, ऐसे अनेक ये समूह हैं समाज में। वो समूह भी अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व या राजनीतिक मांगों को अपने पक्ष में मंगवाने के लिए एक यूनिटी तैयार करते हैं, एक यूनियन बनाते हैं और उसके माध्यम से वो राजनीतिक सत्ता पर अपना समूहगत दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य क्या है? यानी उन्होंने जो भी तय किया उसे प्राप्त करना। तो यह भी सत्ता की भागीदारी में दबाव समूह के रूप में यह एक कार्य होता है। दूसरा है सत्ता में भागीदारी करके दबाव बनाना। कुछ लोग सत्ता में पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सीधे बैकडोर से उस सत्ता के उस पायदान पर पहुंच करके अपनी राजनीतिक भूमिका वह अदा करते हैं। और इतना ही नहीं, उस शीर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। यदि कोई गांव का एक प्रधान बना हो तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि प्रधान बनना उसका अंतिम लक्ष्य था। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि ग्राम पंचायत सदस्य से शुरुआत करके व्यक्ति विधायक, सांसद, मंत्री तक बना है। अभी कल मैं टीवी चैनल पर एक सुन रहा था संवाद, तो एक व्यक्ति ऑपरेटर से आईएएस बना और आईएएस के बाद इस समय वो केंद्रीय मंत्री, संभवतः दक्षिण भारत का कोई मंत्री है। वो अपना जीवन का वो बता रहे थे कि कैसे मैं आगे बढ़ा। और उनसे पूछा जा रहा था, पत्रकार पूछ रहे थे अपना अनुभव, आपको कैसे क्या लगा। तो इस तरह से व्यक्ति में ये जो महत्वाकांक्षा या अगर सकारात्मक है तो वो सत्ता की साझेदारी में सकारात्मक भूमिका के रूप में अपना योगदान देता है। अब सत्ता का अगर हम बंटवारा कहें या सत्ता का कॉर्पोरेशन या हम कहें कि उसकी शेयरिंग, तो इस रूप में ये दो चरणों में अलग अलग ये क्रियाएं चलती हैं। एक है सत्ता के बंटवारे के रूप में क्षैतिज वितरण सत्ता का, दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण में सरकार या शासन के अंग को आधारभूत तत्व के रूप में रखा गया। अब सरकार के शासन के अंग के रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये प्रमुख तीन अंग हैं। परस्पर ये अलग होते हुए भी एक हैं। तीनों इकाइयां शक्ति संपन्न संप्रभु हैं। इसके बाद भी प्रत्येक इकाई दूसरे इकाई पर वह नियंत्रण करती है। यद्यपि पठन पाठन में हम कहते हैं कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, लेकिन अगर इसे सूक्ष्म रूप से हम अध्ययन करें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब पर नियंत्रण करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे
कार्यपालिका पर अपना दबाव व्यवस्थापिका बनाती है, यानी कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सदस्यों को उपस्थिति देने के लिए, उपस्थित रहने के लिए वह बाध्य कर सकती है, क्योंकि कई बार व्यवस्थापिका के सदस्य होने के बाद अधिकांश वो अधिवेशन में या ऐसी मीटिंग में गोल रहते हैं कई सदस्य, तो इसका दबाव कार्यपालिका नियुक्ति करती है। न्यायपालिका की उसकी अहम भूमिका होती है कार्यपालिका की, लेकिन इसी कार्यपालिका पर स्वतंत्र न्यायपालिका सुझाव देने के साथ साथ उसके द्वारा यानी बनाए गए कानून, जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका कानून बनाती है, उसका निरीक्षण, उस पर कोई प्रतिषेध आदेश या इस तरह से कोई सुझाव ये देने का या किसी कानून को निरस्त करने का अधिकार अभी न्यायपालिका को दिया गया। इस रूप में हम कह सकते हैं कि ये तीनों सशक्त इकाइयां एक क्षैतिज वितरण के रूप में सरकार या शासन के अंग है। इधर ऊर्ध्वाधर वितरण,